अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान, MJ TV। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान की शहरग है। ये वो इलाके हैं जो एक तरफ तो पाकिस्तान के दरियाओं को सैराब करते हैं कश्मीर के पानी से, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का ताल्लुक दुनिया की एक ताकतवर कौम चीन से जोड़ता है जोग्राफियाई एतबार से। ये दोनों इलाके आजकल मौजूद बहस हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में शुमाली इलाका जात में 7 जून को इंतखाबात होने जा रहे हैं, जहाँ पे मुंतखब क़यादत जो है वो चुनी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उसका इंतखाब करेंगे, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त भरपूर अंदाज से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अभी कुछ देर पहले ही इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया है। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, मगर उससे पहले 9 जून को एक बड़ा वाक़या होने जा रहा है। वो है एक अवामी तहरीक का ऐलान जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से किया गया है। ये वो कमेटी है कि जिसमें कोई सियासी जमातें शामिल नहीं हैं। ये बुनियादी तौर पे एक ताजरों की तरफ से बनाई गई एक कमेटी थी, जिसने भरपूर अंदाज से कश्मीर के अवाम के मुआशी मामलात के हवाले से चंद साल पहले एक एहतजाज किया था, कामयाब एहतजाज किया था। इसमें आटे की कीमत के अलावा और दूसरे जो मुआशी मामलात थे उन पर भी हुकूमत को उन्हें रियायत देनी पड़ी थी। अब ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का 9 जून को लॉन्ग मार्च करने का इरादा है और 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर दोनों ही पाकिस्तान के लिए इस वजह से हसास इलाके हैं कि ये वो इलाके हैं कि जो कि भारत के ज़ेर कब्ज़ा मकबूजा कश्मीर के साथ मिल के एक मतनाज़ा जम्मू और कश्मीर का इलाका बैनुल-अक़वामी तौर पे इनको करार दिया जाता है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने यहाँ पे इस तस्वाब राय के हवाले से कौमी सलामती कौंसिल ने करारदादें भी मंजूर कर रखी हैं, जिसको भारत मानने को तैयार नहीं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक मौजूद हैं दानिश इरशाद। यो सिर्फ नाम के दानिश नहीं बल्कि असल में दानिशवर भी हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ादी के बाद से जितनी भी अवामी तहरीक चली हैं उनके हवाले से इनकी हाल ही में एक किताब आज़ादी के बाद के उन्वान से शाया भी हुई है। हम इनसे भी बात करेंगे, मगर पहले कुछ डेवलपमेंट्स आपको बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि 9 जून को जो अवामी रैली का या लॉन्ग मार्च का जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से ऐलान किया गया था, उस हवाले से आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत ने वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने एक रेफरेंस भेजा है आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें कुछ सवाल उठाए गए हैं इस एहतजाज के हवाले से और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कुछ मुतालबात के हवाले से, और ख़ास तौर पे उस मुतालबे के हवाले से कि जिसमें कहा गया है कि जो आज़ाद कश्मीर की जो 45 रुकनी असम्बली में जो 12 सीटें हैं जिनका इंतखाब आज़ाद कश्मीर के बाहर पंजाब के और दीगर कराची के, सिंध के पूरे और पूरे पाकिस्तान से किया जाता है। जो लोग कश्मीर में नहीं रहते बाकी पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ से 12 सीटें जो हैं वो चुनी जाती हैं। वो इलेक्शन पोलिंग बूथ जो है आज़ाद कश्मीर से बाहर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं। उन सीटों को ख़त्म करने का मुतालबा किया था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, और इस पर गौर करने के लिए हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उनके दरमियान एक मुश्तरका मुआहदा भी हुआ था और बज़ाहिर उस मुआहदे पर अमल नहीं हो सका, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन होने जा रहे हैं 27 जुलाई को जिनका ऐलान कर दिया गया है, उससे उन इलेक्शन में उन 12 सीटों पर भी इलेक्शन होगा। बिल्कुल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो दानिश, पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो 12 सीटों का मामला है, क्या हुकूमत ने हामी भरी थी, ये वादा किया था और इत्तेफाक किया था कि ये 12 सीटें जो हैं इनको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये तय क्या हुआ था जिसकी बुनियाद पे वो मुआहदा जो है सामने आया था, वो हुआ क्या था और कब? देखें, सबसे पहले बात करें तो एजे के गवर्नमेंट और जो
हुकूमत पाकिस्तान की एक मुज़ाकराती कमेटी थी, इन दोनों के AJK गवर्नमेंट और पाकिस्तान के हुकूमत पर मबनी एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक मायदा किया था और उस मायदे में तकरीबन उनके तमाम मुतालबात पर गुफ्तगू करने की और कुछ मुतालबात को उसी वक्त हल करने की और कुछ मुतालबात पर 3 माह के अंदर अंदर गुफ्तगू करने की, उन्हें उन पर नताइज देने की बात हुई थी। वो नताइज किसी भी सूरत हो सकते थे, मतलब हाँ या ना, जिनमें 2 मुतालबे ऐसे थे जिनमें इस तरह की बात थी। एक जो एलीट की प्रिविलेजेस हैं और दूसरा ये रेफ्यूजीज की सीट्स हैं और तीसरा एयरपोर्ट का मामला। ये एलीट की प्रिविलेजेस से मुराद जो अशराफिया को जो मुराद मिली हुई है आजाद कश्मीर के वसाइल से, हाँ, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जजेस हैं, सियासतदान हैं, इनको जो मुराद मिली है इनको खत्म करना था। दूसरा क्या था? दूसरा ये महाजरीन की नशिस्तें थी, 12 नशिस्तें जो महाजरीन की जो कश्मीर के बाहर से मुंतखब होकर आते थे, इन पर एक कमेटी बननी थी ताकि ये गुफ्तो शनीद करके तो इन पर रिफॉर्म्स लाएं या इनको ख़त्म करें। और तीसरा क्या था? तीसरा था जो बुनियादी बड़ा मुतालबा था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर था, वो मीरपुर में एयरपोर्ट का क़याम था। ठीक है। और तो इन 3 के हवाले से कोई मुआहदा हुआ नहीं था ऐसा? नहीं, इन 3 पे ये हुआ था कि एयरपोर्ट के हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी और वो एक्शन कमेटी को बताया जाएगा कि उसकी क्या फिजिबिलिटी बनी। वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट उनको ज़बानी बताया गया कि भाई ये फिजिबल नहीं है, लेकिन जब ये 30 मई को जो डायलॉग का एक सेशन हुआ, जो टॉक्स हुई, तो उनमें एक्शन कमेटी ने उनको कहा कि भाई आप वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो दिखाएं जिसकी बुनियाद पर आप इनकार कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी जिसमें एयरपोर्ट को फिजिबल करार दिया गया था मीरपुर में। तो ये मामला था। फिर जो प्रिविलेजेस हैं अशराफिया की, तो उनके हवाले से ज़ाहिर है अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। वो अदलिया पर मुश्तमिल एक कमेटी बननी थी, तो अदलिया की अपनी प्रिविलेजेस हैं, तो उनके इंटरेस्ट शायद इस वजह से वो कमेटी नहीं बन सकी। तीसरी ये एक हाई पावर कमेटी थी रेफ्यूजीज़ की सीट्स के हवाले से। तो ये तय हुआ था 4 अक्टूबर को कि 3 माह के अंदर अंदर ये मामला तय किया जाएगा, लेकिन 3 माह के बाद जो हाई पावर कमेटी बनी वो बनी 3 माह के बाद। तो उसके बाद डायलॉग शुरू हुआ और उसके 2-3-4 सेशन हुए और उसमें भी ज़ाहिर है जो रिज़ल्ट हुआ तो कोई नतीजा खेज़ नहीं हुआ। और अभी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के तो ये कहा गया कि भाई इन नशिस्तों को फ़िलहाल असम्बली पे छोड़ा जाए। और असम्बली का सेशन बुला के तो आज जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया तो कहा जा रहा है कि अगली असम्बली इसको देखेगी। अच्छा, ये वजाहत कर दी, ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है जी, तो ये जो तमाम सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी हो गई इस मामले के 12 सीटें ख़त्म नहीं होनी चाहिए? नहीं, वो उन्होंने जो रेजोल्यूशन आई थी सामने तो उसमें ये था कि इन सीटों का चूँकि ताल्लुक़ तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर से है और जो हमारे शोधा हैं उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं, इसलिए इनका फ़ैसला असम्बली करेगी। और उसी फैसले को, उसी रेजोल्यूशन को असम्बली में लाया गया। तो उस रेजोल्यूशन को असम्बली ने मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट किया, किसी ने उसकी मुखालफत नहीं की। अब ज़ाहिर वो रेजोल्यूशन क्या था? वो रेजोल्यूशन मतलब उसमें यही था कि ये फैसला कौन करेगा? हाँ, ये फैसला कौन करेगा, ये फैसला असम्बली करेगी। असम्बली करेगी। अच्छा। तो असम्बली ने अपने इख्तियार के लिए कहा कि जी हम ये फैसला करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये नहीं उन्होंने। अच्छा, बज़ाहिर अक्टूबर में जब मुज़ाकरात शुरू हुए 3 महीने की डेडलाइन मुकर्रर हुई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये मामला हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको ताखीर किया गया ताकि इलेक्शन के करीब लाया जाए। तो बड़े सोचे समझे प्लान के तहत ये मामले को ताखीर का शिकार किया गया और अब इलेक्शन की तारीख ऐलान कर दी है। इसके अलावा दूसरे भी जितने मुतालबात हैं, सिवाय 1-2 मुतालबात के जिनमें जो कैजुअल्टीज़ हुई थी उनको जो मुआवजा देना था वो, और फिर उनके जो रिश्तेदार हैं तो जो ज़ख्मी हैं उनको भी मुआवजा देना था, और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको जॉब्स देनी थी। ये जो 2 या 3 मुतालबे थे ये तकरीबन इन पर अमल दरामद हुआ। इसके अलावा कोई भी ऐसा मायदा नहीं है जिस पर अमल दरामद, मतलब हेल्थ कार्ड का इशू था, हेल्थ कार्ड के लिए कहा गया 1-1.5 माह हेल्थ कार्ड चला, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट ने AJK गवर्नमेंट को पैसे दिए भी तो उन्होंने वो इंश्योरेंस कंपनी जो स्टेट लाइफ जिसका कार्ड जारी हुआ था तो उनको पैसे नहीं दिए और उसकी बुनियाद पर वो हेल्थ कार्ड काम करना बंद कर गया। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में CT स्कैन और डायलिसिस और दूसरी मशीनों की इंस्टॉलेशन का मामला था वो अभी तक नहीं हुई।
इवन जो CMH जो दारुल हुकूमत का CMH है मुजफ्फराबाद का, तो उसमें भी अभी तक ये डायलिसिस मशीन भी ख़राब पड़ी है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ का इशू है ज़ाहिर है। उसके अलावा कुछ टनल्स थी मुजफ्फराबाद के अंदर जिनकी फिजिबिलिटी और जिन पे फेज़ 2 के अंदर वर्क होना था, तो वो अभी तक नहीं हुआ। और मैंने आपको बताया कि 38 मुतालबात पर सिग्नेचर हुए थे और उनमें से सिर्फ ये जो मुआवज़ों के मुतालबात थे उन पर अमल दरामद हुआ, बाकी किसी मुतालबे पर अमल नहीं हुआ। चलो अब मुझे ये बताएं कि अब होगा क्या। अब देखें 9 जून को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है जॉइंट एक्शन कमेटी ने। जी, तो ये लॉन्ग मार्च में कौन लोग शरीक होते हैं? क्या वो सियासी जमातों के लोग उसमें शामिल नहीं हैं? देखें, सियासी जमातों के लोग ऑब्वियसली अवाम हैं, और जो एक्शन कमेटी जिन लोगों पर मुश्तमिल थी उनमें बड़ा तबका ताजर हैं। उसके अलावा कुछ नेशनलिस्ट जमातों के लोग थे, गो के वो भी ताजर ही थे, और उसमें ट्रांसपोर्टर्स थे। और उसमें खैर डिस्ट्रिक्ट से 3 बंदे लिए गए थे, एक ट्रांसपोर्टर्स में से बंदा लिया गया था, एक ताजर लिया गया था, और एक सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा लिया गया था। यूँ वो 30 रुकनी कमेटी मतलब है। सियासी जमातों के ओहदेदारों में से कोई नहीं? सियासी जमातों के ओहदेदार उसमें शामिल नहीं है। उनको निकाला, उनको मना किया गया था कि आप नहीं आ सकते। वो जो मेन मतलब जो कोर कमेटी है अवामी एक्शन कमेटी की, तो उसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बाकी किसी कारकुन को मना नहीं किया गया कि आप ना आए। लोग बड़ी तादाद में जलसों में आते हैं, और ज़ाहिर है उसमें तो अगर लोग बड़ी तादाद में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जलसों में आते हैं, तो अगर इलेक्शन होगा तो लोग बड़ी तादाद में वोट डालने भी जाएंगे। मतलब ये थोड़ा सा नहीं, अब देखना पड़ेगा कि ज़ाहिर है इस सिनेरियो में वोट पहली मरतबा वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, अगर होती है अपने टाइम पे होती है, तो इस सिनेरियो में फर्स्ट टाइम होगी। और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनने के बाद ये पहले इंतखाब हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये एक गैर मुतवक्को भी हो सकता है शायद। लेकिन जो इससे पहले नेशनलिस्ट जमातों का जिस तरह से ताल्लुक़ रहा, तो उनका बाइकाट इतना मुअस्सर नहीं होता था, वो शायद 1% वोट पे फ़र्क डाल सकते थे। आपके ख्याल में अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान करती है तो ये कामयाब हो सकता है? मेरे ख्याल में 10 से 15% वोट पे तो असर डाल सकती है। अच्छा, लेकिन ये कोई बड़ा असर होगा या इसको कैसे देखा जाए? सर, AJK के अंदर चूँकि AJK की ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है तो वो बैरून मुल्क है, और 50% वोटर भी मतलब बैरून मुल्क है। और उस 50% वोटर के बाद जब आपका 10-15% मज़ीद वोटर डाउन हो जाएगा, अगर 30-35% वोट कास्ट होता है, तो वो कितना लेजिटिमाइज होंगे? नहीं, 30-35% तो पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन फिर भी कहते हैं चल जाता है, तो आज़ाद कश्मीर में क्यों 35% तो काफ़ी वोट होता है कि नहीं? अब इसकी अगर रेफ्यूजी सीट्स पे वो 100% पोलिंग करवा देते हैं, तो इस पे अच्छा, तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर ये फैसला करती है कि उनके नुमाइंदों ने इलेक्शन लड़ना है जी, तो क्या ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एज अ फोरम इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? इस पर कोई पाबंदी तो नहीं है? क्या वो लोग इसको वोट भी डालेंगे? क्या होगा? सर, वोट तो डालेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर चुका है, तो इसके बाद तो उन्होंने कोई नई पॉलिटिकल जमात रजिस्टर्ड नहीं करनी। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार तो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। ज़ाहिर है 19 जून तक टाइम है जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने का। तो लेकिन अवामी एक्शन कमेटी का ये बुनियादी मुतालबा रहा है कि हम उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं जाएंगे जब तक ये सीट्स नहीं ख़त्म की जाती। अगर हम इन सीट्स के होते हुए इलेक्शन में जाएंगे तो हम इनको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, उनका ये मौका। तो इसका मतलब है इम्कान इस बात का है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है इन इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान करे और शहरियों से कहे कि वो वोट डालने ना निकले। बिल्कुल ऐन मुमकिन है। ज़ाहिर है वो पहले भी कहती है कि इन सीटों के होते हुए ये इलेक्शन ढोंग है, ये हमारे जो मैंडेट है उस पर शब खून है, तो जाहिर है उस सूरत हाल में ये सारी चीज़। अच्छा, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का जो तर्जमान है, उन्होंने कुछ अपने बयान में संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और ये कहा है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दबाव और सड़क की सियासत का रास्ता अख्तियार किया है। ये सियासत में सड़क पर एहतजाज करना ये क्या कोई जुर्म है? देखिए, ये तो आपका पीसफुल असम्बली किसी भी मतलब हमारे जो एक्ट 74 जिसके तहत निज़ाम चलता है, तो वहाँ पे पीसफुल असम्बली तो कोई जुर्म नहीं है। तो अवामी एक्शन कमेटी ने अपने तमाम SOPs में और तमाम जगहों पे जो अभी तक उन्होंने अनाउंस किया,
तो उन्होंने हमेशा पीसफुल असम्बली ही अनाउंस किया। अब होता क्या है ये ज़ाहिर है इस पे पेशन गोई नहीं की जा सकती, बट अभी तक जो है वो पीसफुल असम्बली ही। आज अवामी एक्शन कमेटी के एक मेंबर शौकत नवाज मीर ने एक वीडियो जारी की थी और उसमें उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करके कहा था कि आपके इदारे का एक फ़र्द हालात ख़राब करना चाह रहा है। उन्होंने किसी पर इल्ज़ाम लगाया था नाम लिए बगैर, तो वो एक पैगाम जारी किया था कि और फिर साथ में ये भी कहा था कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो आर्मी चीफ कहते हैं कि जी प्रोपोगंडा ना किया जाए, सुनी सुनाई खबर को न फैलाया जाए, तस्दीक की जाए, इस तरह बंदा फांसी को हो जाता है। तो जो पाकिस्तानी मीडिया प्रोपोगंडा करता है, इस जो तहरीक चल रही है, जो एहतजाज चल रहे हैं, तो उनके मुताबिक उस प्रोपोगंडे को भी देखना चाहिए कि अच्छा, मीर साहब ने यह भी वजाहत की कि उनकी जो तहरीक है वो पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है। जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हैं बिल्कुल, और वो इदारों का भी एहतराम जो करते हैं। आइन का फ्रेमवर्क है उसी के अंदर उनकी डिमांड्स है, अभी तक की जो डिमांड्स हैं वो उसी आइनी फ्रेमवर्क के अंदर हैं, कोई भी डिमांड उनके। अच्छा, ये भी कहा हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के तर्जुमान ने कि 38 में से 35 मुतालबात माने गए हैं। सर 35 नहीं माने गए, 3 माने गए हैं जिनमें मुआवजे दिए गए हैं जख्मियों को, उनके अहले खाना को नौकरियां दी गई हैं और जो कैजुअल्टीज़ हुई थी जिन लोगों की तो उनकी। बाकी ये तो बैठ के ये टॉक्स भी हुई, सेशन भी हुए, वहाँ पर इनसे मांगा गया तो ये इन्होंने अपनी बजट बुक्स लेके गए हुए थे कि भाई ये देखें हमने अगले बजट में सारी चीज़ें रख ली हैं, क्योंकि दरमियान में हम बजट नहीं ला सकते थे, हमने ये 15-20 अरब रुपया रख लिया तो आपके सारे मसाइल हल कर लेंगे इसमें। अच्छा, अवामी ज़िंदगी को यरगमाल बनाने की कोशिश कानून के दायरे में रोकी जानी चाहिए, यानी कि अभी इजलास हुआ नहीं है तो वो पहले से तसव्वुर कर लिया आज़ाद जम्मू कश्मीर के तर्जुमान ने कि अवामी ज़िंदगी को यरगमाल बनाया जाएगा। ये टैक्टिक्स क्या है? ये 9 जून को होगा क्या? ज़रा ये वजाहत कर दें। ये लॉन्ग मार्च होगी, शटर डाउन होगा, क्या होगा? देखें, जो अवामी एक्शन कमेटी ने अभी तक अनाउंस किया, उन्होंने कहा कि मुकम्मल शटर डाउन होगा, लॉन्ग मार्च होगा और मुजफ्फराबाद में हम धरना देंगे असम्बली के बाहर, तो जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते। आपके ख्याल में उसका नतीजा क्या निकलेगा? देखें, धरना उसके बाद अगर टॉक्स होती हैं तो शायद कोई चीज़ निकल आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुतालबात माने बगैर ही इलेक्शन किए जाएंगे। अगर कोई अमन व अमान का मसला होता है तो डिले होते हैं तो वो फिर इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है वो कर सकता है, और उसको ज़ाहिर है फिर अगर उस इल्तवा में जाते हैं इलेक्शन और सस्पेंड किया जाता है इस सिस्टम को, तो फिर ज़ाहिर है वो 4-6 माह कम अज़ कम आगे लेके जाएंगे। सस्पेंड से मुराद क्या, इमरजेंसी नाफिज हो सकती है? इमरजेंसी तो नहीं नाफिज हो सकती, अगर इमरजेंसी नाफिज होनी होती तो शायद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान ना किया जाता। लेकिन वो अपनी इंटेंशन शो करने के लिए कि हम तो चाह रहे थे, इनकी वजह से इलेक्शन नहीं हुए, ये भी तो एक होता है। आज जो इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करते हुए, तो उन्होंने कहा कि अगर अमन व अमान का मसला होगा तो इलेक्शन मुलतवी भी किए जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए। अच्छा, और फिर हुकूमत क्या केयर टेकर हुकूमत का उधर क्या कॉन्सेप्ट है? केयर टेकर नहीं है, सिटिंग गवर्नमेंट करवाती होती है, और ज़ाहिर है सिटिंग गवर्नमेंट का जो टेन्योर है तो वो 3 अगस्त तक है, यानी पीछे 4 अगस्त 2021 को इन्होंने हल्फ लिया था और 3 अगस्त को इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। तो 3 अगस्त के बाद ज़ाहिर है यही होगा कि काबीना तहलील हो जाएगी, असम्बली ख़त्म हो जाएगी और वज़ीर आज़म साहब एक उबूरी सी हैसियत में अपने जो इंतज़ामी उमूर है उनको चलाएंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त अपोजिशन जमात कौन सी है? अपोजिशन जमात जो असम्बली के फोरम पे है वो तो नून लीग है, लेकिन दिलचस्प मामला ये भी है कि जब अनवारुल हक के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी तो उसमें नून लीग ने भी वोट दिया था और वो फैसल के हक़ में कास्ट हुआ था, जो अभी वज़ीर आज़म है। तो इनको फैसल राठौर को वो वोट दे के वज़ीर आज़म बनवा के तो बाद में अपोजिशन में जाके बैठ गए। तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है? जो इलेक्शन कमीशन की आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो तहरीक इंसाफ की इस वक्त राउंड अबाउट 30 सीट्स है, लेकिन एक्चुअल जो है चूँकि फारवर्ड ब्लॉक बना था उसमें से 2-3 मरतबा वज़ीर आज़म भी चेंज हुए, फिर कुछ लोग पीपल्स पार्टी में भी चले गए, उसी फारवर्ड ब्लॉक में से कुछ लोग नून लीग में भी चले गए। तो एक्चुअल पोजीशन ये है कि इस वक्त ऐवान के अंदर तहरीक इंसाफ के पास 4 सीट्स हैं, और चूँकि आइंदा इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ
को कुछ कानूनी पेचीदगियों की को बुनियाद बनाकर तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, तो अभी अगर नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं तो उनको एज आ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जाना पड़ेगा। तो तहरीक इंसाफ जो है अपने आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा करेगी, तो आपको लगता है कि जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन है वो भी वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने किया? सर उस पे क्योंकि यहाँ पे भी पीटीआई बैन हो गई इलेक्शन पहले, वहाँ पे भी वही काम हो रहा है। वहाँ पे पीटीआई का इतना जोर नहीं है, वहाँ पे इस वक्त जोर है अवामी एक्शन कमेटी का। हाँ, तो मे भी पीटीआई के लिए वो उनकी सोच वो ना हो, क्योंकि पीटीआई अगर इस पोजीशन में है तो पीटीआई के एक या दो लोग ही सीट लेने की। क्या अवामी एक्शन कमेटी जो है एहतजाजन पीटीआई या आज़ाद उम्मीदवारों को, अपने पसंद के आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करने का भी ऐलान कर सकती है कि ये जो लोग खड़े हो रहे हैं सब लोग इनको वोट दें? पीटीआई का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार, हाँ, आज़ाद उम्मीदवार अगर खड़े करती है, लेकिन यही पहले भी आपको बताया कि उनकी बुनियादी डिमांड ही यही है कि ये 12 सीटें खत्म होंगी तब हम इलेक्शन में जाएंगे। तो जो लोग इलेक्शन में आते हैं तो आज़ाद उम्मीदवार लोगों ने अपना वोट ज़ाया तो नहीं करना ना, घर तो नहीं बैठेंगे। बिल्कुल। तो क्या अवामी एक्शन कमेटी एज एक पॉलिसी के तौर पे क्या ये कह सकती है कि किसी सियासी जमात के टिकट होल्डर को वोट नहीं देना, वो इतना ही कह दे? तो हाँ, क्या ये एक एहतजाज का एक तरीका हो सकता है? पॉसिबल है, बिल्कुल है। और मेरे ख्याल में वो अगर इलेक्शन होते हैं तो वो बाईकाट की कॉल देंगे। मेरी जो अपनी एक उम्मीद है, एक जो सियासी सूझबूझ है, समझ है, तो उसके मुताबिक वो बाईकाट की कॉल देंगे। वो मेरे ख्याल में ये नहीं कहेंगे कि किसी को वोट, किसी सियासी जमात को वोट नहीं देना, बल्कि वो कहेंगे वोट ही ना कास्ट करें। अच्छा, तो जनाब जिस तरह पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट है, बल्कि अब तो उसके भी ऊपर एक आईनी अदालत है, तो आज़ाद कश्मीर में भी एक सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक दिन पहले ही, बल्कि आज ही की तारीख में नोटिस ले लिया जी। वज़ीर आज़म मुमताज़ राठौर जो हैं उन्होंने एक रेफरेंस भेजा और उनसे आईनी सदर के जरिए, और सदर तो कोई है नहीं, स्पीकर ही है सदर जो आज़ाद जम्मू। ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है, आप सवाल करें तो इस पे भी मैं आऊँगा। तो सदर के जरिए जो कायम मकाम सदर हैं, जो स्पीकर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के, उनके जरिए एक रेफरेंस भेजा वो चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल। तो उसके ऊपर नोटिस लेते हुए नोटिस जारी कर दिए और कल की तारीख मुकर्रर कर दी है। यहाँ पे छुट्टी वाला दिन कल, हाँ, छुट्टी वाला दिन, छुट्टी वाले दिन कर दिए हैं। और 9 जून को एहतजाज का ऐलान कर रखा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, और कल 6 जून को जो है सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया सारे फ्रिकैन को। बिल्कुल। और मालूम नहीं वो इतवार के दिन फैसला देंगे फिर। और जो 3 जजेस का बेंच बना है, फुल बेंच, उसमें चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान है, जस्टिस खालिद यूसुफ चौधरी हैं और जस्टिस रजा अली खान है। तो ये 3 जजों का फुल बेंच बना है। वैसे सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की फुल कोर्ट भी हो सकती थी जी, 5 रुकनी है, फुल कोर्ट 5 जजेस हैं। तो ये बाकी 2 जजेस नहीं बैठे, बाकी अभी नहीं बैठे। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि जो चीफ जस्टिस हैं राजा सईद साहब, तो ये खुद एक रेफ्यूजी हैं। अच्छा। और तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये तो जाहिर है, अब अगर लीगल पॉइंट में जाएं तो उन पे तो एतराज़ हो सकता है, और उनको मेरे ख्याल में खुद को अलग कर लेना चाहिए। क्योंकि ये लाला मूसा में रहते हैं। हाँ, इनका सारा प्रैक्टिस, सारा काम लाला मूसा पंजाब में। बिल्कुल ऐसे ही है, और वहीं के सेटल हैं और इनके पास डोमिसाइल भी वहीं का है। अच्छा। सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, कि हमारे आबा अजदाद माइग्रेट होकर इधर आए थे, तो इसलिए हमारा तो इसका मतलब है कि इनका तो मफादात का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनको तो इस बेंच में बैठना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, और कम अज़ कम नोटिस करने से पहले इनको खुद को अलग कर लेना चाहिए था। अब वो जो भी राय देंगे तो वो जानिबदाराना होगी, तसव्वुर की जाएगी। और बड़ा ही दिलचस्प है कि ये जो रेफरेंस भेजा गया, तो इसमें जो 5 सवाल किए गए वो पांचों के पांचों इंतजामी नौयत के हैं, वो कोई भी आईनी नौयत का सवाल नहीं है। वो क्या है, सवाल क्या है जो भेजे गए? पहला सवाल ये है कि क्या आइन में मौजूद 12 महाजर नशिस्तों को आम कानून साजी या किसी दूसरे तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? तो ये सवाल करने की अगर सदर ने अपना माइंड अप्लाई किया होता या किसी जिसने भी ये रेफरेंस लिखा, तो आइन में तरमीम हमेशा 2/3 मेजॉरिटी से होती है। Exactly. वो लेजिस्लेशन होती है। अब उसको ये ऑर्डिनेंस से या किसी और तरीके से खत्म करने की बात पूछ रहे हैं, ये बात ही नहीं हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसपे वो कहते हैं वो जिसका पूरे फसाने में जिक्र ना था, वही एक बात नागवार गुजरी हो। ऐसे ही है।
फिर दूसरी बात पूछी है कि क्या मौजूदा असम्बली जो अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के करीब है और इंतखाबात करीब हैं, तो इतनी बड़ी आईनी तब्दीली की मजाज है। अब असम्बली का काम क्या है, वो पहले दिन से आखिरी दिन तक उसका काम लेजिस्लेशन है। वो पहला दिन हो या आखिरी दिन हो, उसका काम ही जब लेजिस्लेशन है, तो फिर ये सवाल पूछने की तो की नहीं बनती। इसका मतलब ये है कि जिस असम्बली के बुनियाद पर सदर साहब या अभी कायम काम सदर हैं और ये कस्टोडियन हैं उस असम्बली के, तो इनको पता ही नहीं है कि असम्बली के इख्तियारात क्या हैं। मतलब ये जो पार्लियामेंट होती है वो बालादस्त होती है। बिल्कुल। क्या कोई अदालत के 3 जज बैठ के पार्लियामेंट के अख्तियारात पे कदगन लगा सकते हैं और ये बताएंगे बहुत कि बड़ा भाई आप सवाल ये है। कानून साजी कर सकते, इस दिन कानून साजी कर सकते हैं और इस दिन नहीं कर सकते। मतलब ये तय करना 3 जजों का काम है कि मुंतखब पार्लियामेंट जो है वो कब आइन साजी या कानून साजी कर सकती है। ये भी बड़ा अजीब सवाल है जो भेजा गया। फिर ये भी सवाल है कि क्या ताकत, धमकी और एहतजाज या दबाव के जरिए हुकूमत को तरमीम पर मजबूर किया जा सकता ये है। आप पाकिस्तान की यानी 87वीं तरमीम की बात तो नहीं कर रहे, ताकत, धमकी और दबाव, एहतजाज के जरिए। अच्छा, मैं समझा ये 87वीं का जिक्र कर रहे हैं, ताकत, धमकी। मैं पाकिस्तान के मामलात में तो ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाह नहीं रहा, लेकिन ये है कि एहतजाज करना किसी का भी बुनियादी हक है, पीसफुल है, प्रोटेस्ट करना किसी का भी। अच्छा। लेकिन उसके पे हुकूमत की मर्जी है, हाउस की मर्जी है कि वो लेजिस्लेशन करे या ना करे। इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता कि ताकत, धमकी या दबाव के तहत क्या किसी पार्लियामेंट को मजबूर किया जा सकता है। और फिर भाई अगर पार्लियामेंट कर लेती है, हाँ। ताकत धमकी से ही क्यों ना हो, अगर पार्लियामेंट कर लेती है तो ये 2-3 जजेस का क्या अख्तियार है कि बैठ के कहेंगे ये वाली पार्लियामेंट ने जो किया है दबाव में किया है, अच्छा, फिर धमकी में किया है, ताकत में किया है, ये तो मजाक है। फिर ये भी लिखा है कि क्या दबाव से करवाने के बाद ये आईनी निजाम को कमजोर करने के मुताबिक नहीं है। अब ये मामला भी जज तय करेंगे कि किसी आईनी तरमीम से निजाम कमजोर होता है या ताकत पकड़ता है। ये कमाल है वैसे। और आपको क्या लगता है और फिर ये जो चौथा सवाल है, अगर किसी एहतजाज या तहरीक का मकसद आईनी अमल या इंतखाबात को रोकना है, तो इसको बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, यानी जो एक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं तो उनके तहत ये असम्बली का हक हासिल है या नहीं, ये भी सवाल है। लेकिन यानी कि अगर मकसद किसी तहरीक का आईनी अमल या इलेक्शन को रोकना है तो फिर उस तहरीक वो गैरा नहीं हो जाएगी। यानी क्या मजाक है। हालांकि ये एहतजाज करना तो ये बुनियादी हक है। इलेक्शन से पहले भी एहतजाज होते हैं, लोग बाइकआउट भी करते हैं, तकरीरें भी करते हैं, सारी दुनिया में ही होता है। ये अजीबोगरीब सवाल नाम है। 5वां सवाल ये है कि क्या हुकूमत और रियासती इदारों पर ये आईनी जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि वो इंतखाबात के इनकाद और अमन व अमान और आईनी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। ये जो आखिरी 2 सवाल हैं, मुझे लग रहा है कि इनको बुनियाद बनाकर तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लिए रूलिंग दी जाएगी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही है और इनको बैन किया जाए। इस तरह की शायद कोई रूलिंग अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मामला बढ़ता है तो जो आज़ाद कश्मीर का एक बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है कश्मीर के हवाले से, और हम लोग पिछले 78 साल से यही कहते रहे हैं कि भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में गैर मुनसफ़ाना इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे, तो वहाँ पे अगर कोई ऐसी बड़ा क्लैश पैदा होता है आज़ाद कश्मीर में, तो उससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे क्या असर पड़ सकता है? देखें, पाकिस्तान चूँकि इस वक्त ज़ाहिर सफारती सतह पर बहुत ऊपर है, ज़ाहिर बहुत सारी कामयाबियाँ हैं पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं और ये अच्छी बात है और बहुत बेहतरीन बात है। लेकिन AJK के अंदर अगर इस तरह की अनरेस्ट पैदा होती है और उस पर भारत को एक प्रोपेगेंडा करने का मौका मिलता है, तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के एक जो उनका पहले का एक मौक़िफ़ था तो उस पर ज़ाहिर एक सवालिया निशान उठेगा और पाकिस्तान की उस सफारती अमल के लिए मेरे ख्याल में दुरुस्त भी नहीं होगा। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी भी नहीं कि वहाँ पर अनरेस्ट हो, चूँकि ट्रैक 2 भी चल रही है। इंडिया की जानिब से अगर देखें तो RSS के जो सेक्रेटरी हैं या हेड हैं, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान के साथ डायलॉग जारी रखना चाह रहे हैं, बातचीत होनी चाहिए, और ये गालबन RSS की जानिब से पहली मरतबा की स्टेटमेंट है। तो इस तरह की सारी चीज़ें। और फिर रिसेंटली महबूबा मुफ्ती जो साबिक़ वज़ीर आला रह चुकी हैं उस पार कश्मीर की, तो उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग के सामने खिताब करते हुए कहा था कि हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास वो सुकून नहीं है जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास है।
तो अगर ये इस परसेप्शन को बदलना चाहते हैं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों को जो सुकून वहाँ के लोग जो जानते हैं कि ये सुकून वहाँ के AJK के लोगों को सुकून में असर है और वो भारत पर सिर्फ यही एतराज़ करते हैं कि वो उन लोगों को सुकून नहीं दे सकता, तो ये पाकिस्तान के लिए एक नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल में। अच्छा, क्या चीज़ आज़ाद कश्मीर के जो आपके मुताबिक तकरीबन 30-35% लोग वोट डालने निकल सकते हैं, क्या चीज़ उनको वोट डालने पर मजबूर करती है? क्योंकि उनमें से भी अक्सर तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात से इत्तफाक करते होंगे। सर मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग करते हैं और इत्तफाक करते हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं उनसे इत्तफाक करते हैं। गो कि शायद किसी को तरीके पर या अमल दरामद पर थोड़ी बहुत इख्तिलाफ होगा कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से, लेकिन जो डिमांड्स हैं तो वो बुनियादी तौर पर तमाम लोगों के लिए सेम ही है। और फिर मैं ये भी कहूँगा, अभी आपने बात की इन सीट्स की, तो आज दिन में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हुआ। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के जो 33 हल्के हैं उनके लिए ROs को यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स का तकर्रुर किया गया, लेकिन जो पाकिस्तान के 12 हल्के हैं तो इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि यहाँ पे वो ROs का तकर्रुर करे। यहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा नहीं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हल्का होगा तो वो मुकामी DC करेगा। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर लगाएंगे RO। अच्छा, वो लगाएंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ बैलेट पेपर इनको देने हैं और इन्होंने उनको नताइज देने हैं। किसी को कोई पता नहीं कि कौन आया है, किसने वोट डाला, पोलिंग स्टेशन किधर है, पोलिंग स्टेशन किधर है। अच्छा, और फिर कहते हैं कि जी तहरीक आज़ादी कमज़ोर होती है। चले जी, बहुत शुक्रिया दानिश इरशाद साहब। अब 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन है, उसके हवाले से भी बड़ी कंट्रोवर्सी है और लगता ये है मीडिया को देख के कि वहाँ पे सिर्फ बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ का मुकाबला है, हालांकि मुकाबला इससे बड़ा है। और मैं भी बिलावल और नवाज शरीफ के दरमियान से IPP बहुत सारी सीटें ले जाए। IPP कुछ ना कुछ तो होगा और आखिर में इन सबको मिला के खिचड़ी तो बना दी जाएगी। और फिर आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये तमाम सूरत हाल किसी भी तौर पाकिस्तान के जो इंतज़ामी तौर पे ये हमारे हिस्से हैं, इंटेग्रल पार्ट हैं, हमारी शाहराग हैं, इनके मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छी नहीं है। और देखना ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर में भी अब और शुमाली इलाका जात में भी पाकिस्तान अभी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान अभी तक इनको इंटीग्रल पार्ट क्लेम नहीं करता। पाकिस्तान ने अपने आइन में आर्टिकल 257 रखा हुआ है और उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि AJK, GB और जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उन समेत लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जम्मू और कश्मीर वाले जो चाहेंगे तो वो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करेंगे या जिस स्टेटस में भी रहना चाहेंगे। बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान की हुकूमत को ये साबित करने का कि वो शुमाली इलाका जात, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आवाम के हक के खुद इरादियत के साथ हैं। और ये इसका वाहिद तरीका ये है कि इन दोनों इलाकों में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।